So hi guys, we are back again on MAD and today I have my friend Bharat with us. So ये वीडियो बहुत ही इनफॉर्मल होने वाला है क्योंकि भरत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो भरत मैं चाहूंगा कि एक इंट्रोडक्शन आप अपना खुद दो कि आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन करी और अभी आपने यूपीएससी क्रैक किया है तो आपकी क्या रैंक आई, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ एक बार लोगों को। तो गाइस, मेरा नाम भारत भूषण है और मैंने गुड़गांव से अपनी बेसिक एजुकेशन की। उसके बाद मैंने बीटेक की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से, जो कि हरियाणा में है। हम्म। उसके बाद मैंने गेट क्रैक किया 2 बार और मैं आईआईटी खड़गपुर से आरएफ एंड माइक्रोवेव में मैंने एमटेक की। हम्म। और जब मैं एमटेक कर रहा था तो खड़गपुर में ही 2 सोसाइटी होती थी। एक का नाम दिशा सीमा सेंटर स्कूल था हम्म। और एक गोपाली यूथ वेलफेयर सोसाइटी थी। तो हम्म। गौरव भी हमारे साथ उनके प्रोग्राम्स में जाता रहता था। हम्म। तो मैं वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, गरीब बच्चों के लिए। हम्म। तो ये बार बार क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता रहता था कि यार कैसे करेंगे कैसे करेंगे। फिर कई बार ये लगता था कि ठीक है, अपना ऑफिस होगा, जॉब होगी और हम अपनी सैलरी से पैसे दे देंगे। हम्म। लेकिन जब मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम को बड़े लेवल पे देखा तो मेरे को लगा कि यार हम अपनी सैलरी से मान लो 5,000 भी दे देंगे या 7,000 भी, अगर मंथली, अगर भी ज़्यादा करके मंथली भी दे देंगे, तो भी हम कुछ बड़ा लेवल का चेंज नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो मुझे लगा अगर हम पॉलिसी मेकर्स की लाइन में आ जाएं या फिर हम रियली कुछ चेंज करना चाहते हैं तो ऑफिसर्स लाइन में यूपीएससी टाइप कोई एग्जाम क्लियर करेंगे तो शायद कुछ कर सकते हैं। तो वहीं से मेरे को लगा कि किया जा सकता है। मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं था, हम्म। तो लेकिन मेरे जब मम्मी पापा ने ये आइडिया सुना तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उनको लगा कि नहीं, अगर करना चाहता तो करने दो, हम और मेहनत कर लेंगे। पापा मेरे मजदूरी करते थे, साइकिल पे कपड़ा बेचते थे, मम्मी मेरी सिलाई करती थी। हम्म। तो मेरे को लगा कि चलो 1-2 साल में क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम हम्म। और इनकी भी हार्डशिप्स हैं, कम हो जाएंगे। हम्म। तो मैंने यूपीएससी की तैयारी कर दी स्टार्ट, ठीक है। लेकिन तो बट अनफॉर्चुनेटली अभी काफ़ी। तो अभी क्या कहते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं वहां से कि सबसे पहले हम एमटेक में थे। ठीक है, तो हम दोनों एमटेक में साथ थे। अभी जब एमटेक में थे तो उस टाइम पे, क्योंकि मेरे लिए ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइक मैं भरत के साथ रह चुका हूँ और हमने लाइक 2 साल साथ में बिताए हैं। तो कब दिमाग में आया कि यार मेरे को अब यूपीएससी के लिए स्विच करना चाहिए, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। फिर मैं तुम्हारी पूरी जर्नी की, तुमने कैसे पढ़ाई करी, फिर क्या क्या पढ़ा, बुक से पढ़ा, कैसा इंटरव्यू गया, सब कुछ हम लोगों के सामने बताएंगे रियलिटी में। क्योंकि आई थिंक जो मेरे क्वेश्चंस हैं वही सब बाकी लोगों के भी होंगे। और इससे अच्छा हाँ, एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता कि मेरे साथ वो दोस्त है जिसको मैंने मस्ती करते हुए भी देखा है, मतलब मस्ती करते हुए ही देखा है पढ़ते हुए ज्यादा देखा मस्ती के नहीं। तो कुछ किया ही नहीं लाइफ में। करेक्ट। तो अभी ये जानना बहुत ही अच्छा होगा, तो वहां से स्टार्ट करते हैं कि आपके दिमाग में सबसे पहले कब आया कि लेट्स प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहले इनिशियल आइडिया आया था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2013 को। उस टाइम दिशा सीमा सेंटर पे एक प्रोग्राम था जहाँ पे मुझे गिटार बजाने के लिए जाना था। और जब मुझे पता लगा कि दिशा सीमा सेंटर एक स्कूल है जहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस को पढ़ाया जाता है, जो कि हमसा नंदी करके एक हमारी मैडम होती थी, आईआईटी खड़गपुर से ही पास थी। और वो कनाडा में वेल सेटल्ड थी। तो जब मुझे पता लगा कि ये स्कूल वो चला रही हैं, तब मुझे इनिशियली क्लिक किया, लेकिन मैं उस टाइम इतना सर्टेन नहीं था। फिर उसके बाद मैं वहाँ जाता रहा, कई बार मैं गया वहाँ पे। फिर एक गोपाली यूथ वेलफेयर सोसाइटी थी जो कि आईआईटी की कैंपस के बाहर ही थी, वहाँ पे हम गए, गौरव भी गया था। और एक बार मेरे एक फ्रेंड की लड़की का बर्थडे था, तो वहाँ पे भी हम लोग ने एक बार खाने का एक छोटा सा प्रोग्राम बच्चों के लिए किया था। तो वहां से फिर मुझे और ये आइडिया जो है ये मेरा डीपन होता चला गया। तो ये मेरी इनिशियल मोटिवेशन थी कि मुझे यूपीएससी करना है। फिर जब कैंपस प्लेसमेंट्स का टाइम चल रहा था, तब मुझे लग रहा था कि हम सब लोग कैंपस प्लेसमेंट के पीछे भाग रहे हैं, तो होगा कि नहीं होगा और कैसा होगा और आगे की लाइफ क्या रहेगी। तो और मैं करना क्या चाहता हूँ, मुझे जाना क्या, इस चीज के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए थोड़ा डिटर्मिनेशन चाहिए था और थोड़ा सा ब्रेवरी दिखानी थी। तो वो जब मैंने अपनी फैमिली में पापा मम्मी वगैरह को बताया, मामा वगैरह से शेयर किया, तो उन्होंने एक गो अहेड दिया मेरे को, उन्होंने मुझे पीछे से बैकिंग दी। तब मुझे लगा कि चलो यार करते हैं, ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। तो उस टाइम फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं जॉब तो नहीं करूंगा प्राइवेट सेक्टर में, और फिर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। ओके, तो जब भी आपका थॉट आया सबसे पहले कि मेरे को यूपीएससी पढ़ना है या फिर तो यूपीएससी की तैयारी करनी है, उस टाइम कॉन्फिडेंस लेवल क्या था कि यार, क्योंकि मैंने अभी तक मैंने अपने आसपास किसी बंदे को देखा नहीं था, जितना भी देखा था वो ऐसा था कि यार बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, कोई 2 साल से पढ़ रहा है, कोई 3 साल से, कोई 6 साल से। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा इतना ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है, 1 साल में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास कोई लाइव एग्जाम्पल नहीं था।
तो तुम्हारे पास या तेरे पास क्या लाइव एग्जांपल थे ऐसे कि तुझे लगा कि हाँ यार मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना रहना चाहिए और मैं कर लूंगा? हाँ, मेरे साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं उस टाइप का लड़का था कि बस सुबह उठे, नाश्ता किया, गिटार बजाया, पूरा दिन घूमने चले गए, हाँ, गेम खेल लिया, टीटी खेल लिया, रनिंग के लिए चले गए, मार्केट चले गए। तो मुझे यूपीएससी के बारे में जीरो नॉलेज थी। तो इस बात का कभी डर ही नहीं था कि कितना पढ़ना पड़ता है, तो हाँ, पता ही नहीं था कि कितना पढ़ना है। तो हाँ, बस वही धूल में, हमारे हरियाणा में बोलते कि धूल में लठ मार दिया। हाँ, तो वही बस मैंने स्टार्ट कर दिया कि चलो यार देखते हैं जो भी होगा। हाँ, और बस पढ़ने लग गया। तो जब मैं अंदर घुसा हाँ, तब मुझे पता लगा अरे यार बहुत पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो मुझे 5-6 महीने में जब मेरे को पुश करना पड़ता था कि अगले दिन टेस्ट है और हाँ, आज तुम 7 बजे क्लास लेके आ रहे हो हाँ, और तुमको खाना खाने का सिर्फ 1 घंटा मिला है और उसके बाद तुमको रात को 12 बजे तक पढ़ना है। हम्म, तो उससे लिमिट्स जो थी पढ़ने की अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली गई। हम्म, और फिर कुछ टाइम बाद मैंने कोचिंग को भी क्विट कर दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सूट नहीं कर रहा था दिल्ली। हम्म, तो मैं अपने घर पे आके पढ़ने लगा और उसी चीज़ को कंटिन्यू करने लगा। तो पढ़ना तो काफ़ी पड़ा, हम्म, लेकिन शुरू में जो डर था वो डर मुझे नहीं लगा। ओके, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, क्योंकि हमारे कोई ऐसा फ्रेंड था नहीं हाँ, जिसको मतलब जिसने यूपीएससी किया है या जो तैयारी कर रहा था। उस हाँ, टाइम मैं अकेला ही था। हम्म, तो ज्यादा इस बात का शुरू में तो डर लगा नहीं कि कितना पढ़ना पड़ेगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, बस हम करते चले गए, लगे रहे उसके पीछे। करेक्ट। अब जब तू उसके अंदर घुस गया और तेरे को पता चला कि भाई ये सिलेबस है, ये पढ़ना पड़ता है, तो हम्म, उसके बाद कौन सी कोचिंग तुमने ज्वाइन करी और ज्वाइन करने हम्म, के बाद कब फिर वो छोड़ दी? और लोगों के लिए क्या बोलोगे कि भाई कोचिंग जरूरी है, कब जरूरी है, कैसे करना चाहिए? देखो, जब मैं अंदर घुस गया मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। एएलएस इंस्टीट्यूट है, हम्म, ऑल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम। हम्म, उसमें मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। तो वहाँ पे टीचर्स काफ़ी अच्छे थे। हम्म, लेकिन सिंस दिल्ली मुझे थोड़ा सूट नहीं कर रहा था, फ्रेंकली स्पीकिंग फाइनेंशियल काफ़ी इशू थे मेरे साथ। हम्म, तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि मेरे पापा उतना शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जितना मैं दिल्ली में रह के खर्च करता हूँ। मतलब अगर मैं ना भी चाहता तो भी कमरे का किराया ये सब बहुत हो जाता था। हम्म, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि घर पे जाके तैयारी करते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा ये मेरा रूम है। हम्म, तो ये हमने पहले किराए पे दिया हुआ था। तो मैंने थोड़ा कैलकुलेशंस लगाया कि यार जितना मैं वहाँ खर्च करता हूँ उससे कम मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, 2,500 किराए पे जाएगा। हाँ, तो फिर मैंने अपने इस रूम में तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से फिर मैं आगे करता चला गया। करेक्ट। अब ये यहाँ पे आते हैं कि कौन सी ईयर में तुमने तैयारी स्टार्ट करी थी और हम्म, तुम्हारे कितने अटेम्प्ट्स हो चुके थे और ये कौन सा अटेम्प्ट था? मैंने जैसे ही मैं आईआईटी से निकला हम्म, 2014 में, हम्म, 2014 में जुलाई में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। हम्म, और अराउंड सितंबर और अक्टूबर के बीच में, मतलब मैंने जब कोचिंग स्टार्ट की तो उसके 1 महीने बाद ऑप्शनल की कोचिंग स्टार्ट हो गई थी। हम्म, शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक हो गया था। हम्म, तो फिर मैंने कुछ टाइम बाद सितंबर अक्टूबर के बीच में थोड़ा कोचिंग जाना कम कर दिया, क्लासेस छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अक्टूबर नवंबर में थोड़ा और कम कर दिया। हम्म, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैं कोचिंग से थोड़ा डिटैच हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया अपने घर पे। तो हम्म, मैंने 2015 का जो अटेम्प्ट दिया था, हम्म, 15 के अटेम्प्ट में मतलब मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि कितना पढ़ना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर्स कहाँ से करें। हम्म, बहुत सारी अलग अलग कोचिंग जो कि क्वेश्चन पेपर्स निकालती थी, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत मुझे अब तक नहीं पड़ी थी। हम्म, तो ये बात तो सर्टेन है कि अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है हम्म, तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। हम्म। तो मुझे वो दिक्कत आई और मैं पहला अटेम्प्ट फेल कर गया। तो पहले तो उसके अटेम्प्ट बाद भी नहीं हुआ था मतलब इसका? पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ था। हम्म, और काफ़ी बड़े मार्जिन से मेरा पीटी रह गया था, लगभग 10 नंबर के मार्जिन से मेरा पीटी क्लियर नहीं हुआ था। हम्म, उसके बाद 2016 के अटेम्प्ट में मुझे ये पता लग गया कि एक्चुअली 2014 के अटेम्प्ट में मेरे पास ऑप्शन था ज्योग्राफी। हम्म, और ज्योग्राफी की मेरी कोचिंग पूरी नहीं हुई थी, मैंने कोचिंग नहीं की थी और मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था ढंग से। फिर 2016 के अटेम्प्ट में मैंने ऑप्शनल स्विच किया, फिलोसफी। हम्म, तो फिलोसफी जब मैंने ऑप्शनल स्विच किया तो मुझे फिलोसफी समझ में नहीं आ रहा था। हम्म। और फिलोसफी मैं समझ काफ़ी में टाइम से नहीं हाँ, फिलोसफी समझ में आती नहीं है जल्दी से। फिलोसफी आता। एक मैथ्स की तरह होती है कि या तो वो समझ में आ जाएगी तो जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, और अगर समझ में नहीं आई हाँ, तो आप उसको रट के एग्जाम नहीं लिख सकते। हाँ, तो हाँ, ये फिलोसफी का सीन था।
तो फिलोसफी ली मैंने, लेकिन मैं समझ नहीं पाया उसको, तो 2016 के अटेम्प्ट में मैंने प्री निकाल लिया, मुझे पता था कि प्री हो जाएगा, लेकिन फिलोसफी में मुझे नंबर मिले 194। ओके। तो मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ उस टाइम पे, तो 2016 का अटेम्प्ट ऐसे चला गया। फिर मेरे को लगा कि मुझे अब जॉब करनी चाहिए, क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी खराब होनी लग गई थी, और हमें ये नहीं पता था कि पापा को कैंसर है। तो पापा को लगा कि नॉर्मल कोई गले की प्रॉब्लम है या फिर अंदर छाती में कोई प्रॉब्लम है, तो हम बस नॉर्मल डॉक्टर्स के पास जाते रहे, वो जाते थे, थोड़ा ठीक हो जाते थे, तो हमको पता नहीं था। उस टाइम पापा की तबीयत खराब रहने लगी, तो मुझे लगा कि आप मुझे जॉब करनी चाहिए, तो मैं बैंगलोर गया कुछ टाइम के लिए जॉब ढूंढने के सिलसिले में। लेकिन उसके 1 डेढ़ महीने बाद फिर पापा का फोन आया, पापा कहते हैं कि जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर आ जाइए और हम मैनेज कर लेंगे, ये वाला अटेम्प्ट दीजिए। तो 2017 का जो अटेम्प्ट था, उस वाले अटेम्प्ट के टाइम पे पापा का जो बीमारी थी वो एकदम पीक पे थी। तो उस टाइम पे ही उनका पूरा हॉस्पिटल का चक्कर लगना इधर से उधर, तो वो वाला अटेम्प्ट मेरा फिर पूरा खराब हो गया। पापा को हॉस्पिटल ले जाना, राजस्थान जाना, झज्जर जाना, अलग अलग जगह पे, भिवानी 3 महीने में रुका पापा के इलाज के सिलसिले में। तो 2016 के अटेम्प्ट में मेरा प्री 0.6 मार्क्स से रह गया। ओके। तो और मुझे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, अगर मैं प्री क्वालिफाई भी कर लेता तो मेंस में कुछ नहीं कर पाता। तो ये अटेम्प्ट भी खराब हो गया 0.6 नंबर से। 2017 के अटेम्प्ट में मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे, और उस टाइम फिर मुझे मैंने CAPF का एग्जाम भी क्वालिफाई किया था, तो CAPF का एग्जाम दिया और वहाँ में क्लियर हो गया और इंटरव्यू तक पहुंचा UPSC के। तो बस्सी सर का बोर्ड था, लेकिन मैं 1 नंबर से CAPF के एग्जाम में रह गया था। फिर 2017 के अटेम्प्ट में ही मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, और एक फ्रेंड मुझे मिला, अनिल, जिसने मुझे बताया कि मेंस क्वालिफाई करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है। उसने मेरी कुछ प्रॉब्लम से जो कि पिन पॉइंट की, तो थोड़ा सा लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन का थोड़ा कम टाइम था, तो उस टाइम पे मैंने नहीं ये हाँ, उस टाइम पे मैंने उसको मेंस निकाल लिया और मैंने इंटरव्यू दिया 2017-18 वाला जो अटेम्प्ट था। और जो उसके बाद वाला जो अटेम्प्ट था, मतलब जो ये वाला अटेम्प्ट है, तो ये वाला जो अटेम्प्ट था, इस वाले अटेम्प्ट में एक्चुअली लास्ट वाले अटेम्प्ट में मेरा मेंस में भी कम स्कोर था, तो मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, और इंटरव्यू में भी काफी कम स्कोर था। इस वाले अटेम्प्ट के अंदर मेरा अटेम्प्ट ठीक हो गया था थोड़ा, मतलब पेपर 1-2 बहुत खराब थे, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलोसफी की मुझे लगा कि शायद मेरी प्रिपरेशन थोड़ी ठीक हो गई है, तो इसलिए मैं मतलब ये वाला अटेम्प्ट निकाल ले गया, इंटरव्यू तक पहुंचा, और जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो रैंक मेरी 759 आई, लेकिन कुछ पेपर खराब होने की वजह से ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया। तो इस बार तो ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी एक रैंक आ गई, अब कम से कम क्लियर हो गया। करेक्ट। ठीक है, तो इस अब बीच में मैंने एक हरियाणा में जॉब भी ज्वाइन कर ली थी। मेरा नायब तहसीलदार का एग्जाम क्लियर हो गया था, तो मैं अभी नायब तहसीलदार के पद पे जॉब कर रहा हूँ हरियाणा में। और मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी क्लियर कर दिया था, और मैं इंटरव्यू तक गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया फाइनल स्टेज तक। अब क्या कहते हैं मोड ऑफ प्रिपरेशन, जब तुमने कोचिंग छोड़ के तुम अपने इस रूम में जहाँ पे बैठे हो यहाँ पे तुमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो क्या कहते हैं कौन सब्जेक्ट्स, कौन सी बुक्स, क्योंकि मुझे तो लाइक ज्यादा आइडिया है नहीं इसके बारे में, शायद बहुत सारे लोगों को भी तुम्हारी तरह वो स्टार्ट कर रहे होंगे, तो वो बेचारे सोच रहे होंगे कहाँ से पढ़े करंट अफेयर्स, कहाँ से ये पढ़े, तो जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके लिए क्या रेफर किया जाएगा कि भाई यहाँ से पढ़ो तो बेस्ट है, बहुत सारा मत पढ़ो, ये टारगेटेड पढ़ो। देखिए, अगर जीएस, देखिए इस पेपर में ना 4 जीएस के पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4, और उसके अलावा एक इसमें होता है एसए का पेपर, और एक होते हैं इसमें ऑप्शनल का पेपर। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। तो GS1 के अंदर आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी सोसाइटी, तो ये सब आता है इसके अंदर। तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स मैं मानता हूँ वो है एनसीईआरटीज। आप हिस्ट्री की एनसीईआरटीज लीजिए, एंशिएंट इंडिया की, मिडिवल इंडिया की और मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया में बिपिन चंद्रा की बुक बहुत अच्छी है, और उसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हिस्ट्री के लिए ये भी एक बिपिन चंद्रा की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। और
एक पार्ट आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा एनसीईआरटीज में जो हिस्ट्री की बुक है उसमें 11th और 12th की एनसीईआरटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के लिए। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में आ जाते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 11th और 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड करके एक बुक आती है एनसीईआरटी की, वो बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो नोट्स वगैरह या फिर एक ट्रिक होती है जो सब यूज तो सब करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको ग्राउंड वर्क करना जरूरी है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन क्वेश्चंस को देखना और फिर उनको खुद से लिखना। तो ये चीज अगर आप कर लेंगे तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बात हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस का हो गया, मिडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया के लिए एनसीईआरटी। उसके अलावा एक बुक है राजीव अहीर जो कि आईपीएस से स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, वो भी मॉडर्न इंडिया के लिए बहुत अच्छी बुक है। और उस बुक से प्री में और मेंस में दोनों में बहुत फायदा होता है। ये हो गया हिस्ट्री का। अब ज्योग्राफी के लिए 10th और 11th की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि GS1 के अंदर तमिलनाडु हिस्ट्री की एक बुक होती है, तमिलनाडु बोर्ड की। तो वो वाली बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्री और मेंस में अच्छा स्कोर करना है तो शायद मैं उसको उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाया, तो मेरा GS1 में काफी कम स्कोर रहता है हिस्ट्री। तो ये हो गई हिस्ट्री की बात। उसके बाद सोसाइटी आपको पढ़ने के लिए आपको एक तो करंट अफेयर्स देखना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या आ रही हैं, क्योंकि आपको अपने आंसर्स में उन स्कीम्स के थ्रू सब्सटेंशिएट करना है अपना, और डेटा आपको डालना पड़ेगा उसके अंदर। बाकी सोसाइटी में बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि कई बार आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, मतलब ऐसा है अलाइड टॉपिक, तो उधर से भी ये सब टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाते हैं। बाकी सबसे अच्छा सोसाइटी करने का तरीका ये है कि आप अपना सिलेबस लें, उसके अंदर सोसाइटी के जो भी कीवर्ड्स लिखे हैं उनको गूगल करें और फिर वहां से नोट्स बनाएं। उसमें आपको हो सकता है न्यूज़पेपर के कुछ कटिंग्स मिल जाएंगी या फिर विकिपीडिया पे काफी कुछ मैटर मिल जाएगा। उनकी डेफिनेशंस जरूर देख लें एक बार। अर्बनाइजेशन की क्या डेफिनेशन हो सकती है, बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है, आप एक अपनी डेफिनेशन बना लें जो आप हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की अगर कोई डेफिनेशन है तो उसको आप कोट कर सकते हैं। तो ये हो गया सोसाइटी का। उसके अलावा ज्योग्राफी में अपना एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और 10th और 11th की। उसके अलावा एक ओल्ड एनसीईआरटी लैंड्स एंड पीपल के नाम से आती है, जो 6th 7th क्लास की आती है शायद। तो वो लैंड्स एंड पीपल एक बार उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। हो सकता है वो ज्यादा पेपर में काम ना आए, लेकिन उससे आपके दिमाग में पिक्चर्स बन जाएंगे सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ पे किस टाइप के वेजिटेशन है, ये सब वहाँ से पता लग जाएगा। साथ में एक जीसी लियोंग की बुक है ज्योग्राफी की, वो बहुत अच्छी बुक है और हर एस्पिरेंट मेरे हिसाब से शायद उसको पढ़ता होगा, और मैंने भी वो मैं हर अटेम्प्ट में उसको जरूर पढ़ता हूँ। तो ज्योग्राफी के लिए वो बुक बहुत अच्छी है। तो ये हो गया पेपर 1 का। पेपर 2 के अंदर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैं पढ़ता हूँ। लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है। और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैं राज्यसभा टीवी से वीडियोस बहुत देखता हूँ। उस पर प्रोग्राम्स आते हैं, वर्ल्ड पनोरमा और इंडियाज वर्ल्ड, इस टाइप से ये 2 प्रोग्राम आते हैं राज्यसभा टीवी पे। इनकी वीडियोस मैं जरूर देखता हूँ और उनसे नोट्स बनाता हूँ, तो वो इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत हेल्प करते हैं। और GS2 के अंदर पॉलिटी और सोशल इश्यूज के लिए तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे विजन IAS का करंट अफेयर्स का जो मटेरियल है वो बहुत हेल्प करता है डेटा सब्सटेंशिएट करने के लिए। तो सोसाइटी के वही स्ट्रैटेजी है सोशल इश्यूज के लिए कि आप सिलेबस उठाइए, उसमें से कीवर्ड्स छाटिए और गूगल पे टाइप कीजिए, आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे, वहां से अपने नोट्स बनाएंगे। वो बेस्ट अप्रोच रहती है। उसके अलावा और भी काफी सारी बुक्स मिल जाएंगी। कोई भी बुक जो आपको लगता है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए। ठीक है। उसके अलावा पेपर 3 के अंदर, GS पेपर 3 के अंदर अपना एनवायरनमेंट है और इकोनॉमी है, और उसके अलावा इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो इकोनॉमी के लिए जो बेस्ट सोर्स मुझे लगता है वो है मृणाल पटेल की वीडियोस।
चाहे आप नई वीडियोस देख लीजिए, चाहे आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए। हम्म, और रमेश सिंह एक बुक है जो मैंने पढ़ी है, हम्म, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रमेश सिंह, अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपको समझना है तो आप मृणाल की वीडियो से, mrunal.org से, हम्म, यूट्यूब पे बहुत आसानी से इकोनॉमी को बड़े सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं। हम्म, और इकोनॉमी के लिए बेस्ट सोर्स मानता हूं मैं। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं हर बार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ता हूं और इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स बनाता हूं। हम्म, तो वो नोट्स बहुत काम आएंगे आपको, प्री हम्म, में भी काम आएंगे और आपके मेंस में भी इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स काम आएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आप एक तो सारे डिजास्टर मैनेजमेंट में जितने भी कीवर्ड्स हैं हम्म, उनके इंट्रोडक्शन के नोट्स बना लें। हम्म, ठीक है, उसको आप समझ लें सब टॉपिक को कि अर्थक्वेक के लिए एक बेटर एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, फिर सेंदाई फ्रेमवर्क, हम्म, क्योगो फ्रेमवर्क, ये हम्म, सब चीजें आप गूगल से एक बार जरूर देखें। हम्म, और करंट में डिजास्टर मैनेजमेंट में जो भी हो रहा है, जो भी कन्वेंशन साइन की जा रही हैं, वो सब जरूर एक बार पढ़ें। हम्म, और इसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए सबसे अच्छी बुक है शंकर आईएएस की। हम्म, शंकर आईएएस एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ की एनवायरनमेंट की बुक मैं रेफर करता हूँ हर बार। हम्म, लोग बोलते हैं कि कोचिंग के नोट्स रेफर नहीं करने चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, सबका अपना अपना समझने का तरीका होता है। हम्म, मुझे वो शंकर आईएएस की बुक बड़ी अच्छी लगती है। हम्म। तो एनवायरनमेंट के लिए मैं शंकर आईएएस की बुक पढ़ता हूँ। ठीक है, तो तो और अभी करंट अफेयर्स, एक मिनट तो, हाँ, करंट अफेयर्स को और बताओ एक बार। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है न्यूज़पेपर। आप हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं। हम्म, और लाइव मिंट एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। अगर आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए या थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लाइव मिंट बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। उसके अलावा राज्यसभा की वीडियोस, हम्म, राज्यसभा में बिग पिक्चर, इन डेप्थ हम्म, और डेली न्यूज़ बुलेटिन, ये 3 प्रोग्राम मैं जरूर देखता हूँ विदाउट फेलियर। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये देखना चाहते हैं तो। ठीक है, ये तो क्या कहते हैं, बाकी और भी जो बुक्स बची होंगी वो हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि ये बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स बता दिए, राइट? तो आई मीन सोच के फिर से वही लगता है कि भाई पता तो था नहीं कभी कि कितना पढ़ना है, ठीक है? तो अगर कोई सच में प्रिपरेशन करना चाहता है सिंसियरली, तो अब हाँ, तेरे हिसाब से कितना टाइम इज सफिशिएंट उसको क्लियर करने के लिए, और कितनी देर मतलब लिटरली पढ़ना पड़ता है, कैसे क्वांटिफाई करेगा तू? देखो इसको क्वांटिफाई करना बड़ा सिंपल है। हम्म, अगर आपके पास डायरेक्शन है, हम्म, अगर आपको पता है कि आपको कैसे पढ़ना है, अगर आपको कोई मेंटर कर रहा है जो हम्म, कि सिलेक्टेड है ऑलरेडी या फिर जिसको पता है, हम्म, तो आप बहुत जल्दी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जल्दी मतलब कितना? अ, जल्दी मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आराम से निकाल लेंगे, अगर आपको कोई सही दिशा दिखाने वाला है। लेकिन अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि कैसे करना है, कैसे होगा, हम्म, तो हो सकता है आपके 1-2 अटेम्प्ट खराब हो जाएं, जैसे मेरे अटेम्प्ट्स भी हुए। तो हम्म, जब से मुझे अनिल मिला, मेरा मेंस भी, अभी मेरा फ्रेंड है अनिल, वो भी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज में है हम्म, और उसको जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो हम्म, अ, वो भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करता है। हम्म, तो अगर आपके पास मेंटरशिप है, गाइडेंस है, तो आप बड़ी जल्दी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हम्म, रही बात पढ़ने की, सिलेबस सिलेबस ज़्यादा सिर्फ लगता है, लेकिन बड़ा जनरल होता है। मतलब आप आप आसानी से पॉवर्टी को समझ सकते हैं, हम्म, आप आसानी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको ज़रूरत है फोकस्ड रहने की और कंसिस्टेंट प्रिपेयर करने की। हम्म, मतलब अगर आपकी कंसिस्टेंसी छूटेगी तो आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। हम्म, सिर्फ कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट तो जनरली लाइक तूने कितना पढ़ा, मतलब कि कितने कितने घंटे पे अगर बात आ जाएगी घंटे के हिसाब से, तो कितना कितना पढ़ा गया? है। मेरा एक्चुअली ना पढ़ने का थोड़ा इंटरेस्ट भी बन गया था बाद में, जब मुझे टाइम मिला तो मैं कई बार प्रेशर में ज्यादा भी पढ़ लेते। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ 2 घंटे पढ़े हैं पूरे दिन में, 3 घंटे पढ़े हैं, हम्म, लेकिन एग्जाम के टाइम पे ये टाइम 17 घंटे भी पहुंच जाता है, 18 घंटे भी पहुंच जाता है इंटरव्यू के टाइम पे। तो वो डिपेंड करता है। हम्म, तो लेकिन ये है कि ऑन एन एवरेज 7-8 घंटे अगर आप निकाल सकते हो, 6 घंटे भी अगर आप निकाल लोगे हम्म, कंसिस्टेंटली हम्म, और अच्छी हार्ड वर्क के साथ। हम्म, मतलब ये नहीं कि आप 6 घंटे में फोन पे भी बात कर रहे हैं, आप फेसबुक भी चला रहे हैं, ये नहीं। हम्म, अगर आप डेडिकेशन के साथ 4-5 घंटे, 6 घंटे डेली निकाल रहे हैं हम्म, और अगर सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं हम्म, और लक भी अगर आपके साथ हुआ, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में आराम से एग्जाम को निकाल सकते हैं।
ठीक है। अब क्या कहते हैं, जब ये सब पढ़ाई कर ली और हम फाइनली पहुंचे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, तो वहां का माहौल क्या था? वहां पे कैसी स्ट्रेटेजी रही? एग्जाम का माहौल बड़ा स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको नींद नहीं आती, आप लगभग 1 वीक या 2 वीक से सोए नहीं होते। हाँ कुछ हाँ लोग हैं जिनकी आदतें बड़ी अच्छी होती हैं, जो कि टाइम से सो जाते हैं और टाइम से एग्जाम देने चले जाते हैं। हाँ हाँ। लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, और मेरे जैसे जो कम पढ़ने वाले लड़के हैं, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, गौरव तो अच्छे से जानता है, मैं बहुत ही एवरेज, मतलब बिलो एवरेज बोल सकता हूँ, तो उस टाइप का स्टूडेंट हूँ। हम्म, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता था मेरे लिए, तो मैं 2-3 रातों से सो नहीं पाता था, कई बार 4-4 रातों से नहीं सो पाता था। तो हम्म, प्रीलिम तक तो चलो ठीक है कि आप 1 हफ्ते नहीं सोए, आपने 1 दिन पेपर दिया और आप आके सो गए आराम से। हम्म, लेकिन मेंस के अंदर ये प्रोसेस जो होता है, ये 9 दिन का होता है, कि हम्म, पहले दिन आपका एसे है, उसके बाद पेपर 1 एंड 2 है, उसके बाद पेपर 3 एंड 4 है, 5 पेपर लगाते रहे। उसके हम्म, बाद पिछले 2 साल से 5 दिन की छुट्टी मिलती है आपको बीच में। हम्म, तो लेकिन इन छुट्टियों में भी आप सो नहीं पाते हैं, क्योंकि हम्म, एक तो आपका शेड्यूल पूरा खराब हो जाता है 4 बजे 5 बजे तक पढ़ने का, तो हम्म, आप वैसे नहीं सो पाएंगे। दूसरा स्ट्रेस इतना होता है कि 5 दिन और पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद तो सोना ही है। हम्म, तो 5 दिन फिर नहीं सो पाते हैं, फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश का एग्जाम देते हैं, जो कि बस कंपलसरी एग्जाम है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं जुड़ते। फिर हम्म, उसके बाद अगले दिन ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 का पेपर होता है। तो ये 9 दिन का जो प्रोसेस है, ये बहुत टायरिंग होता है, काफी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, किसी से बात करने का मौका नहीं मिलता, ना खाना ढंग से खा पाते हैं, तो ये काफी स्ट्रेसफुल माहौल रहता है उस टाइम पे पेपर का। ओके। और वहां पे क्या कहते हैं, कितना टाइम एक क्वेश्चन पे स्पेंड किया? कोई सा क्वेश्चन नहीं आया तो स्किप कर दिया, या फिर अगर थोड़ा सा भी आइडिया है तो लिख दिया उसके बारे में? क्या स्ट्रेटेजी रही वहां पे? आ, मेरा पेपर 1 और पेपर 2 में इस बार काफी कम स्कोर आने वाला है, और उसका मेन रीजन है कि टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट ठीक करना है, तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, हम्म, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 हम्म, क्वेश्चन 10-10 नंबर के, और बाकी 10 क्वेश्चन 15-15 नंबर के। तो हम्म, आपको टाइम इस हिसाब से डिवाइड करना है कि आपका पेपर पूरा हो जाए। हम्म, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, हम्म, मैं उसमें ये मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन आपको लास्ट में करना चाहिए, हम्म, क्योंकि उसमें आप अगर शुरू में दिमाग लगाओगे, तो जो आपको क्वेश्चन आते हैं उस पर आप टाइम नहीं दे पाओगे। हम्म, तो आज जो क्वेश्चन आपको आते हैं, आप उनको शुरू में ही मार्क कर लें, और उस हिसाब से उनको करना स्टार्ट कर दें। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, उनको आखिरी में जितना भी आपको आता है, जो भी आप जितना भी रिलेट कर सकते हो आप अपनी नॉलेज से, हम्म, उसको कर दें। लेकिन आपको अगर बिल्कुल ही नहीं आता है, कभी सुना ही नहीं है, जैसे कि एक बार एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था मैकबर्ड्स कमीशन। हम्म, अब मैकबर्ड कमीशन हमने कभी सुना ही नहीं था, तो उसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि डिजास्टर से रिलेटेड है या फिर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। हम्म, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आई प्रेफर कि आप उसको छोड़ दें, हम्म, क्योंकि उसमें गलत लिखने से आप एग्जामिनर को इरिटेट ही करेंगे, तो वो मेरे हिसाब से गलत स्ट्रैटेजी होगी। हम्म, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन जिसका ये है कि कम आता है, आपको डेटा कम पता है, हम्म, या फिर फैक्ट्स वगैरह कम पता है, तो उस वाले को आप जनरल तरीके से, मतलब एकदम जनरली बस अटेम्प्ट कर दीजिए हम्म, बेसिक पॉइंट्स के साथ। हम्म, और उसको आप उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे जितना बाकी आंसर्स को लिखेंगे। तो जो आपको आंसर्स आते हैं, उन पे आप पूरा अपना फोकस करिए, और उसके उससे इम्पैक्ट क्रिएट करिए एग्जामिनर पे। करेक्ट। और अब एक क्या कहते हैं, ये और चीज की बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं बीच में पढ़ते पढ़ते, या फिर आई थिंक हाँ, वही कि भाई ये हमसे हो नहीं पाएगा, भाई अपने बस की नहीं है, क्योंकि अपन इतने पढ़ाओ कभी रहे नहीं। तो उनके सामने एक रियलिटी चेक कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी ऐसे ही था, ऐसा हो जाता है हाँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब मुझ मुझ आप लोगों से अच्छा मुझे गौरव बहुत अच्छे से जानता है। ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मैं यूपीएससी क्रैक कर गया, बिकॉज मैं ऐसा लड़का था कि मैं सुबह उठा, खाना खाया, और बस पूरा दिन मस्ती चालू। और हाँ, सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक हम बस यही करते थे कि मस्ती ही करते थे, कभी ताश खेलना, कभी घूमने जाना रात को, कभी खाना खाने जाना रात को 3-3 बजे हो, हम वहां पे मेस के अंदर खाना खाते थे। तो पढ़ाई का मेरा बिल्कुल माहौल नहीं था, और मैं वैसे भी बड़ा बिलो एवरेज स्टूडेंट था। हम्म, लेकिन ये है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, हम्म, तो अगर मैं क्लियर कर सकता हूँ, मेरे जैसा लड़का क्लियर कर सकता है, तो मेरे से तो मैं मानता हूँ कि हर कोई कुछ ना कुछ 5-10% 20% ऊपर ही है। हाँ, तो आप लोग तो पक्का क्लियर कर लेंगे। तो कभी भी डीमोटिवेट मत होना। इस एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट बात है मोटिवेशन। मोटिवेशन कैन कीप यू गोइंग। हम्म, जब तक आपको हाँ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको डिमोटिवेट करने वाले आपके फैमिली मेंबर्स में, मतलब आपकी ओरिजिनल फैमिली नहीं, लेकिन थोड़े जो रिमोट फैमिली वाले हैं वो हो सकते हैं, या फिर आस पड़ोसी होते हैं कि उनका लड़का ये कर गया, शर्मा जी के लड़के ने ये कर लिया, और वो उतने लाख की नौकरी लग गया।
तो ये सब जो चीजें होती हैं, इन सब को आप बस ये इस एटीट्यूड से लीजिए, हाँ कोई बात नहीं, जिस दिन मेरा होगा उस दिन लाइन में आप भी खड़े होंगे मिलने के लिए, बस इस चीज से लीजिए। और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, कि आप लोगों का एग्जाम क्लियर होगा। आप कभी डीमोटिवेट मत होइए, और आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है इस एग्जाम, क्योंकि मुझे गौरव जानता है, अच्छे से बता सकता है मेरे बारे में। करेक्ट। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मतलब मैंने देखा है कि बीटेक फ्रॉम आईआईटी बहुत पढ़ाकू भी हैं, और मैंने देखता हूँ कि बहुत सिंसियर, लाइक हम तो फ्री मस्ती वाले थे, वो सिंसियर लोग हैं पहले से, उनका इंटरनल नेचर ही शांति वाला है, तो वो उनका नहीं हो पाया। तो उसमें क्या फैक्टर्स रह जाते हैं, मतलब कि कहाँ पे वो चीज मात खा जाते हैं फिर वो लोग? कई बार क्या होता है ना कि अब बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। कई बार फैमिली सपोर्ट का इशू होता है, कई बार पर्सनल इश्यूज होते हैं, कई बार गलत डायरेक्शन की वजह से, कई बार हम अपनी मिस्टेक्स एनालाइज नहीं कर पाते हैं ठीक ढंग से, या कई बार मेंटरशिप नहीं मिल पाती है। तो अलग अलग तरह के रीजन हो सकते हैं। तो पहले हमको, जब भी हमको अटेम्प्ट फेल करते हैं, तो अपने को इस रीजन पे काम करना होगा कि हमने फेल क्यों किया अटेम्प्ट। जैसे मैंने अपना पहला अटेम्प्ट फेल किया था, तो मुझे पता था कि मेरा प्री में करंट अफेयर्स में चूक हुई, तो मैंने करंट अफेयर्स पे काम किया, तो मेरा प्री क्वालिफाई हुआ। दूसरे अटेम्प्ट में फेल हुआ फिलोसफी के पेपर में, तो मुझे लगा कि फिलोसफी में कम नंबर है, फिलोसफी में अगर 260 70 80 ले आऊं तो फिलोसफी किया जा सकता है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में मुझे फिलोसफी में स्कोर मिला 267, कम प्रिपरेशन के बावजूद भी। तो फिलोसफी में ऐसे मैंने अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज किया। फिर इस अटेम्प्ट में मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये हुई कि इस अटेम्प्ट में मैंने जॉब ज्वाइन कर चुका था, और बहुत सारे एग्जाम चल रहे थे साथ साथ, क्योंकि अब टाइम आ गया था कि अपने करियर को संभालना है, परिवार को भी संभालना है, क्योंकि पापा थे नहीं पीछे, पापा मेरे एक्सपायर हो गए थे। तो इसलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब जॉब तो करनी है। तो फिर मैं जॉब में चला गया, और फिर उसकी ज्वाइनिंग, फिर ऊपर से ड्यूटीज, तो पढ़ाई का टाइम थोड़ा कम मिला था। तो इस वजह से मेरी तैयारी तो पूरी नहीं हो पाई। प्रॉब्लम्स को मैं, जो मुझे प्रॉब्लम पता थी कि मेरी प्रॉब्लम है कि मैं पेपर पूरा नहीं कर पाता, वो उसके लिए मुझे लिखना जरूर, राइटिंग प्रैक्टिस करनी जरूरी थी, तो वो प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला मुझे। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करें कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपका जो अटेम्प्ट रह रहा है वो किस वजह से रह रहा है। तो जैसे ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट पक्का निकाल लेंगे। ठीक है। और एक और चीज, अब यहाँ पे तूने ऑप्शनल साइकोलॉजी कैसे लिया? फिलोसफी। सॉरी, फिलोसफी कैसे लिया? तो हुआ ये कि मेरी एक फ्रेंड थी जिसका ऑप्शनल फिलोसफी था, और मैं ज्योग्राफी से काफी फ्रस्ट्रेटेड था। मुझे ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा कि ऑप्शनल चेंज करना चाहिए। तो मैं अपनी फ्रेंड के कांटेक्ट में आया, तो उसने मैंने उसके एसेस को देखा, तो उसमें वो फिलोसफर्स को कोट करती थी। तो मुझे लगा यार इसको इतना कैसे पता है, मुझे क्यों नहीं पता, मैं तो इससे ज्यादा पढ़ता हूँ। तो फिर मुझे पता लगा कि उसके फिलोसफी में थिंकर्स वगैरह आते हैं। तो फिर मेरे को लगा कि यार मैं इससे थोड़ा फिलोसफर्स पूछ लेता हूँ अपना एस्से के लिए। तो उसने मुझे एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया थिंकर्स से रिलेटेड। तो फिर मेरा उसमें थोड़ा सा इंट्रीगिंग नेचर है कि मेरे को जानने की इच्छा होती है, तो मुझे लगा कि और पढ़ता हूँ इसके बारे में। फिर मुझे लगा कि यार अब फिलोसफी लेना चाहिए, फिलोसफी ऑप्शनल भी सही है, और मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो मैंने फिलोसफी लिया। लेकिन जब मैं फिलोसफी के सेकंड पार्ट में गया, जब मुझे वेस्टर्न फिलोसफर्स मैंने देखे, तो मैं उनको समझ नहीं पाया कि कंटेम्प्रेरी फिलोसफी में कहना क्या चाहते हैं, कहना होता क्या क्या चाहते है। हाँ, तो वो वाला पार्ट जो था, एकदम दिमाग पूरा खराब हो गया कि यार ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हैं? तो इस वजह से फिर अटेम्प्ट खराब हो गया। लेकिन एक सर हैं इग्नाइटेड माइंड्स पे, अमित सर। हाँ। एक्चुअली मैं फिलोसफी समझने के लिए फिर मैंने एक ना ब्लॉग स्टार्ट किया अपना, इंटेलेक्ट आईएएस के नाम से। और वो सिर्फ फिलोसफी नहीं, फिलोसफी वाले के नाम से। फिलोसफी मैंने दो, इंटेलेक्ट आईएएस के नाम से भी एक ब्लॉग स्टार्ट किया था, और एक फिलोसफी वाले .com के नाम से एक ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो फिलोसफी वाले .com का पर्पस यही था कि मैं क्वेश्चन डालता था, वहां पे एस्पिरेंट्स अपने आंसर्स लिखते थे, फिर मैं उनके आंसर्स को पढ़ता था कि वो कैसे लिख रहे हैं, वो क्या समझाना चाह रहे हैं। तो एक और मेरा फ्रेंड था जो कि मेरे ब्लॉग को पढ़ता था। तो मुझे उससे पता लगा कि कोई सर है अमित सर, जो कि एक सेमिनार ले रहे हैं मेंस के टाइम पे। तो वो जा रहा है सेमिनार अटेंड करने। तो उसने मुझसे पूछा कि तू भी चलेगा क्या? तो मैं वहां पे चला गया, और उन्होंने पूरी फिलोसफी, मतलब हमको 5 दिन के अंदर सारे फंडे क्लियर कर दिए। हमारा फिलोसफी समझ में आ गया, जो चीज 4 साल से 2 साल से समझ नहीं आ रही थी, सब एकदम क्लियर हो गया। पुरानी चीजें याद आ गया, अच्छा ये बात थी। तो एकदम सब फिलोसफी का फंडा क्लियर। 194 से स्कोर आया 267, जिसमें मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए थे।
तो मुझे लगा यार ये सर कर सकते हैं कुछ गड़बड़। तो फिर मैं उन सर के पास गया, मैंने कहा सर मेरे को फिलोसफी समझाओ बस अब। तो फिर इस अटेम्प्ट में मैंने उनसे मतलब पर्सनली बहुत बार मिला, उन्होंने कई बार मुझे फिलोसफी के बारे में बताया। अमित सर नाम है उनका। तो उनसे फिर मेरा पूरा फिलोसफी का एकदम फंडा क्लियर, सीन सब चेंज फिलोसफी का। तो फिलोसफी का जो मेरा डर था वो डर खत्म हो गया। तो ये था कि इस अटेम्प्ट में सक्सेस मिल गया, लेकिन अब ये और तैयारी करनी है तो और अच्छा कोशिश करेंगे मेहनत करके। अब आते हैं इंटरव्यू पे। जब तुम इंटरव्यू में गए, वहां का माहौल क्या था? अच्छा, इंटरव्यू का माहौल क्या रहता है कि आप पहले बाहर लाइन में खड़े रहते हो, आप देखोगे कि सारे एस्पिरेंट आए हुए हैं, बढ़िया बढ़िया सूट डाल के आए हुए हैं। तो आप पहले तो अपने वो सूट फोटो ऑब्जर्व कहीं पे करने आती है लगो। सबकी, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने सूट वूट पहन के लोगों हाँ की फोटो आजकल हाँ आती हाँ है। हाँ अच्छा। हाँ हाँ। तो आपको लगेगा कि आपका सूट कैसा है, आपका खराब तो नहीं दिख रहा, या आपका अच्छा लग रहा है, टाई तो टेढ़ी नहीं है। तो पहले तो इस चीज में दिमाग गुजर जाता है। फिर उसके बाद आप दो तीन बाहर खड़े हुए दो तीन लोगों से बात करना स्टार्ट कर दोगे। तो फिर वो कुछ कुछ बात करेंगे, उनमें से आपको पता लगेगा कि ये तो पहले से ही आईपीएस है, ये तो पहले से ही आईआरएस है। तो आधे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, आधे लोग आपको आईआईटीएन मिलेंगे। तो बड़ा डर लगता है कि यार इन सब बच्चों में आपका क्या स्टैंड है, आप कहाँ। मैं तो सोचता था कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं कैसे क्लियर करूंगा, ये पहले से आईपीएस है, इसको नंबर मिलेंगे मुझसे ज्यादा। तो बड़ा डर लगता था। फिर उसके बाद अंदर जाते थे तो अंदर थोड़ा माहौल ठीक होता था। न्यूज़पेपर वगैरह रखे रहते हैं वहाँ पे, एक राउंड टेबल पे आपको बैठा देते हैं, थोड़ी देर बाद एक एक करके वो लोगों को लेके जाता है इंटरव्यू कराने के लिए। तो जब आपका नंबर आता है इंटरव्यू देने के लिए, जैसे ही वो आपको बोलेगा हाँ जी आपका नंबर आ गया, उसी टाइम आप पूरा ठंडे हो जाओगे, शरीर ठंडा हो जाएगा, एकदम पैर ढीले हो जाएंगे और लगेगा पता नहीं क्या हो गया, जैसे शरीर से कुछ निकल गया हो, अचानक डर लगने लगेगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे। फिर धीरे धीरे जाते हैं, मुझे नहीं पता सबके साथ ही होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे साथ हर बार होता है। फिर क्या कहते हैं, मैं उनके इंटरव्यू बोर्ड के रूम जाने से पहले वहाँ पे वॉशरूम आता है, तो आप मतलब उनको कहा, मैंने कई जगह सीखा कि आप एक बार वॉशरूम में जाके देख के आए, अपनी टाई वगैरह सही करें, पानी वानी पिए, और मतलब वॉशरूम अगर आपको जाना है तो जाएं। तो मैं फिर वहाँ पे जाके थोड़ा सा आदमी रिलैक्स होता है, उसके बाद चेयर पे बैठता ऑफिस के सामने। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी रहती थी कि जब मेरे को मेरे पैर हाथ पैर कांपने लग जाते थे, हाथ पैर फूलने लग जाते थे, तो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए देखता था कि कबूतर बैठा है वहाँ पे, ये पेड़ कितना अच्छा है, ये गमला कितना अच्छा है, और ये वो। तो मैं अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए कि इंटरव्यू मेरा है ही नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बैठा हूँ, ये सब देखने के लिए इधर उधर ऑब्जर्व करता था, ध्यान वान लगाता था। कुछ लोग मेडिटेशन भी करते मिलेंगे आपको वहाँ पे इंटरव्यू के सामने। तो मेन ये है कि इस बार मुझे डर नहीं था, थोड़ा कम डर था, क्योंकि इस बार मेरे पास एक जॉब थी हाथ में, क्योंकि आईआईटी के बाद मैंने अपने करियर को तो स्टेक पे लगा ही दिया था। लेकिन इस बार मेरे पास जॉब थी, तो मुझे ये लगा कि अगर नहीं भी होगा तो क्या है यार, कोई बात नहीं, जॉब तो है ही अपने पास, खा कमा लेंगे आराम से, भूखे तो मरेंगे नहीं। तो देखा जाएगा जो भी होगा। और जैसे ही मैं गया तो पता लगा कि बस्सी सर का बोर्ड था, और मैं थोड़ा खुश हो गया क्योंकि मैं बस्सी सर बोर्ड को एक बार पहले फेस कर चुका था सीएपीएफ के इंटरव्यू में। तो गाने मुझे कुछ याद थे, मुझे लगा कि सर शायद जाते ही गाना सुनाएंगे। तो उन्होंने जैसे ही मैंने एंटर किया, हाँ भाई आ जाओ, बैठाया आराम से, पूरा अच्छे से ट्रीट किया। इंटरव्यू में वो आपको इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं। कुछ लोगों को इंटरव्यू में बड़ा डर लगता है, लेकिन वो इंटरव्यू में आपको एकदम इतना ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो। वो आपको लगेगा ही नहीं आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, पहले 2-3 मिनट इधर उधर की बात करेंगे, आपको रिलैक्स कर देंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे, आपसे इंट्रोडक्शन वगैरह लेंगे। तो बुच्चे सर ने गाना गाने को कहा, तो मेरे दिमाग में गजल पहले से एक चल रही थी, उसका एक शेर चल रहा था। तो जैसे ही उन्होंने कहा सुनाने के लिए, मैंने गाना फटाफट से मैंने कहा सुना दूंगा, और मैंने उनको सुनाया, बड़ा खुश हुए सर। फिर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, और इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी मेरे से एक गाना सुना। तो सर ने मुझसे पूछा कि अब नंबर तो हम आपको देंगे नहीं एक्स्ट्रा गाने के, तो अगर आप गाना सुनाना चाहते तो सुना सकते हैं। मैंने कहा सर मैं गाना सुना दूंगा, मुझे नंबर एक्स्ट्रा मत देना, लेकिन मेरे नंबर काट मत लेना बस सर, नंबर मत काटना। तो इस बात को सुन के सब लोग हंसने लगे, और मुझे भी मैं थोड़ा लाइट हो गया कि चलो यार, एक साल से लगा हुआ था, प्रिपरेशन वगैरह चल रही थी, और स्ट्रेसफुल था काफी इंटरव्यू के टाइम पे भी। तो आप चलो इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं सो सकता हूँ आराम से, आई कैन गो टू बेड, और आराम से खाऊंगा पीऊंगा, कुछ दिन मौज लूंगा। तो ये जाके फिर एक और गाना सर को सुनाया, छाप तिलक सब चीनी। तो इस तरह से इंटरव्यू वगैरह देके बाहर निकला। तो इंटरव्यू का एक क्वेश्चन जो कि हम नॉर्मल इंसानों को थोड़ा ऐसा लगे कि अबे इसका आंसर तुझे कैसे पता है मतलब
कोई एक ऐसा क्वेश्चन जैसे पूछा गया हो और तूने बता दिया हो सही से, ऐसा कोई क्वेश्चन बता। एक्चुअली फास्ट मेरा एमटेक थी आरएफ एंड माइक्रोवेव में। तो हाँ आरएफ एंड माइक्रोवेव में मैंने एक काम किया था एंटीना पे, रेट्रो डायरेक्टिव एंटीना पे। हम्म, तो फास्ट टैग में भी कुछ इसी टाइप का कुछ एंटीना वगैरह यूज होता है। हम्म। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि फास्ट टैग, आपने एंटीनास पे काम किया, फास्ट टैग में एंटीना टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, कौन सी तो एंटीना ये वाला तो हो टेक्नोलॉजी, गया, क्या होता है। भी इसमें एडिट कर सकता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल वाला हो गया, चल ठीक है। कोई ऐसे वाला मतलब कि समझ रहा है ना कि भाई मार्क्स प्लैंक्स थ्योरी, या फिर मतलब समझ रहा है कुछ की जो कि हमने कोई पढ़ा ही ना हो, वैसा क्वेश्चन। हाँ, तो मुझसे बस्सी सर ने ज्योग्राफी ऐसे कुछ। मतलब ऐसा तो पता नहीं, लेकिन बस्सी सर ने मुझसे बिग बैंग थ्योरी के बारे में पूछा था। हाँ तो मुझे लगा सर तो कमिश्नर रह चुके हैं और सर का तो बैकग्राउंड भी ह्यूमैनिटीज में है, तो ये इनको बिग बैंग थ्योरी के बारे में क्या पता होगा। हाँ। और लेकिन वैसे जर्नलिस्ट आदमी हैं, उनको सब चीज पता होती है, हर फील्ड की वास्ट नॉलेज होती है, और बहुत पढ़ते हैं वो लोग, बहुत रिसर्च करते हैं। तो लगा कि सर शायद हो सकता है कि, लेकिन एक्चुअली में बिग बैंग थ्योरी उन्हें मुझसे ज्यादा पता थी। तो उन्होंने मुझे बोल भी दिया था, बेटा पढ़ के नहीं आया है बिग बैंग थ्योरी, तो वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है मुझे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कई बार लगता है सरप्राइज होते हैं कि यार इनको ये तो ज्यादा पता नहीं हो, क्योंकि मेरा फिलोसफी बैकग्राउंड था। तो उन्होंने पूछा कि बुद्धिस्ट धर्म की जो वो है 3 सेक्रेड ग्रंथ हैं उनके, उनके नाम बताइए, उनमें क्या क्या है। तो एक्चुअली मुझे सर का थोड़ा बैकग्राउंड पता था कि वो इस बैकग्राउंड से, तो मुझे लगा शायद उनको फिलोसफी के बारे में उतना ना पता हो, लेकिन उनको सब पता था। तो ये लोग भगवान लोग हैं, इनको सब पता रहता है, इनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। और कितनी देर चला तेरा इंटरव्यू? लगभग 37 मिनट चला था मेरा इंटरव्यू, और मैं आई वॉज लास्ट टू गो। उस टाइम पे सब खाली हो चुका था, बोर्ड मेंबर्स के रूम पे भी ताला लग चुका था, और सिर्फ मेरा रूम खुला था, और मैं लास्ट था। उस टाइम पे अंधेरा होने वाला था। तो मेरा इंटरव्यू बड़ा तसल्ली बख्श हुआ है, 37-38 मिनट चला था। सही है भाई, सही है। तो मेरे पास यही सारे क्वेश्चन थे पूरी जर्नी के। तो फाइनल फाइनल तेरे रिमार्क्स की भाई, कोई भी बंदा एस्पिरेंट है और वो तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए एक फाइनल रिमार्क्स क्या होंगे कि भाई ऐसे कर, टेंशन मत ले और हो जाएगा, इस तरह से करेगा। हाँ, फाइनल रिमार्क्स यही है कि यार टेंशन मत ही लो, कुछ नहीं होता टेंशन से। टेंशन से बस ना आपका अटेम्प्ट खराब ही होगा। टेंशन मत लो, जो भी देना फोकस्ड स्टडी करो। अच्छे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अच्छी रैंक लाई है, उन लोगों के लगातार कांटेक्ट में रहो, कोशिश करो उनसे कांटेक्ट करने की, उनके आंसर्स लिखने का स्टाइल चेक करो। और यार हो जाएगा ये एग्जाम, मतलब अगर आप दिल से चाहोगे ना, दिल से चाहोगे, अगर आप डेडिकेशन के साथ चाहोगे ना, आपको ये लगेगा ना कि यार मुझे करना है, मेरे अंदर वो बात है वो करने की, तो आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि यार ये एग्जाम ये नहीं हुआ था ना, मैं इधर चला जाऊंगा। और हाँ, एक और चीज, अगर आप हो सके तो आप अपना फाइनेंशियल बैकअप थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर आप इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपके पास अगर कोई जॉब है इन हैंड, तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी आपको अपनी। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो उस चीज में आपको फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। और कभी ये मत सोचना अगर आपका एक अटेम्प्ट खराब हो गया, 2 अटेम्प्ट खराब हो गए, या ज्यादा टाइम लग रहा है, आपका मन तो है यूपीएससी क्वालिफाई करने का, लेकिन आप सोच रहे हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये मत सोचिए कभी भी कि नहीं होगा, या होगा, एग्जाम तो पक्का क्लियर होगा। बस जरूरत है कि शिद्दत से इस चीज को करनी। ओके, तो बस एक लास्ट क्वेश्चन और, तो फिर जॉब के साथ कोई अगर एग्जाम देना चाहे तो, और मान ले प्राइवेट जॉब में हो जहाँ पे उसको टाइम मतलब शायद ज्यादा ना मिल रहा हो, 4-5 घंटे मिल रहा हो हर दिन का, तो क्या 1 साल के अंदर निकाल सकता है वो? हाँ, बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है। अगर आप 4-5 घंटे एक दिन के निकाल लेंगे तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से क्रैक कर सकते हैं। बस वही है कि फोकस्ड स्टडी, कंसिस्टेंट स्टडी, और राइट मेंटरशिप इन राइट डायरेक्शन, इसके साथ आप इस एग्जाम को पक्का क्लियर कर सकते हैं एक अटेम्प्ट में। सही है, तो फिर हमें पास मेंटर तो मिल ही गया है, तैयारी करते हैं। अभी मैं भी तैयारी करने वाला हूँ कंटिन्यू इसको, सही और है, कोशिश करूंगा अगली बार और अच्छी रैंक के साथ आगे जाएं। सही है, मतलब तुम बिल्कुल चीर दोगे। सही है। सही है, तो फिर guys, like that's all the questions I had for Bharat. Hope you like the video. I wanted to keep it as informal as we can, so it should be real, right? So please keep sharing our videos, do subscribe to our channel, and please press that bell icon. नहीं तो वो हाँ, notifications नहीं आएंगे।
ये हमारा दोस्त है, इसके बेल आइकन को जरूर हाँ, ये दबाना। तो दोस्त है। ठीक है, तो चलो फिर बाय बाय। बाय।